चलिए शुरू करते हैं भाई, बाकी बातें बाद में। अब चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए मुझे, हम लोगों ने लास्ट में क्या टॉपिक किया था? हाँ जी, सबसे पहला सर टॉपिक अजम्पशन पड़ी थी केटीजी की। हमने बाद में पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा? गैस लॉज, डिफरेंट डिफरेंट गैस लॉज करे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन करी इन गैस लॉज की मदद से, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। और आइडियल गैस और रियल गैस में एक डिफरेंस किया था कि आपसे कोई पूछे तो आप बता सको, ठीक है। और हम लोगों ने रियल गैस इक्वेशन भी डिस्कस करी थी कि भाई हम लोगों को क्यों करेक्शन करनी पड़ रही है। और इसके बाद हम लोगों ने यस अजम्पशंस किए थे, या पोस्टुलेट्स जिनको आप बोलते हो। फिर हम लोगों ने रूट मीन स्पीड का एक एक्सप्रेशन देखा कि रूट मीन स्पीड कैसे निकलती है, जिसको हम VRMS बोलते हैं। VRMS क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, V1 V2 अप टू V इंफिनिटी, कितनी भी उसकी स्पीड हो सकती है, ठीक है। तो हमने माने n मॉलिक्यूल्स अगर हैं, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n का स्क्वायर रूट, ये होती है VRMS, ठीक है। तो बताइए मुझे सबसे पहले आइडियल गैस और रियल गैस का डिफरेंस। लेट मी चेक कि आपको कितना याद है। क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है? बताइए बच्चों। देखिए, दो मेजर अजम्पशंस हम लोगों ने जो करी हैं, पहला ये कि हम उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो ले रहे हैं, और सेकंड हम कह रहे हैं कि वो पॉइंट मास है, इतने छोटे हैं कि उनका वॉल्यूम हम लोग कुछ भी नहीं मानते, जीरो मानते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह कुछ ही कंडीशंस में बिहेव कर रही है। कौन कौन सी थी? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। और इसी वजह से क्या है कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शंस करने पड़े, क्योंकि रियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कंसिडर होगा, और दूसरा चीज कि उनके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी आप ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें करेक्शन होता है। फिर हमने कुछ अजम्पशंस की, अजम्पशंस में जैसे कि ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कोलाइड करते हैं, वहां भी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। और इसके बाद हम लोगों ने बोला कि इनकी स्पीड जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअसली रैंडम मूव कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर गैस के सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं इन टर्म्स ऑफ मास, शेप एंड साइज। और कुछ छोटे छोटे हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि इंस्टेंटेनियस कोलिजन होते हैं, और सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। याद आगे सभी को? फिर हम लोगों ने क्या करा था? रूट मीन स्पीड का एक्सप्रेशन। और फिर आप लोगों ने डिस्कस किया था मेरे साथ क्या चीज? प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस क्या था भाई? प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से था? जब कॉन्टिन्यूअस मॉलिक्यूल्स बम्बार्ड कर रहे थे वॉल ऑफ द कंटेनर पे, तो उसकी वजह से एक प्रेशर आता है। उसका एक्सप्रेशन मेजर क्या रहता है? पीवी इज इक्वल टू 1/3 MN VRMS का होल स्क्वायर। याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? क्लियर है ये चीज? तो अभी इस आपको नोट्स में प्रोवाइड किया था मैंने, इसी से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस, जैसे काइनेटिक एनर्जी से हो गया, डेंसिटी से हो गया। तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत बिजी हैं, तो मैं आप लोगों को करा देती हूँ अभी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, आइडियल गैस कैसे लिखोगे? जो V1 से Vn तक स्पीड है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? हाफ m V1 स्क्वायर प्लस में हाफ m V2 स्क्वायर अप टू हाफ m Vn स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर दे, 1/2m बाहर आ गया, अंदर आ गया V1 स्क्वायर प्लस में V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर। अभी मेरे को इससे कनेक्ट करना है, इस वाले एक्सप्रेशन से। अच्छा ठीक है बेटा, कोई नहीं, मैं पीछे वाला ही रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे कनेक्ट करना है, तो मुझे VRMS चाहिए, और VRMS देखो क्या है। इसमें मेरे पास ऊपर वाली टर्म तो आई हुई है, ठीक है, नीचे वाली नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? 1/2 MN VRMS का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दो तो यही बन जाएगा ना? यस और नो तो बोलो भाई, पता लगे यस मुझे मैम। कि हाँ, मेरा इंटरनेट भी सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब इसको कनेक्ट करेंगे, क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं।
इसको यहां से डिवाइड कर लो, PV 1/3 MnVRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए ये चीज तो कैंसिल आउट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास किसके इक्वल, 3/2 PV। समझ में आया? इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, आपको पता है पीवी किसके इक्वल होता है, nRT के। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना हो जाएगा, 3/2 RT। अच्छा, जब मैं 1 मोल की बात कर रही हूँ तो मैं एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगी इसका, चलो ये तो इसके इक्वल आ गया। आप लिखते कैसे है किसी भी चीज का काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना। तो यहाँ पर अब मास कौन सा आएगा, आपके पास एक्सप्रेशन इधर आ रहा था, ये देखो ये क्या आ रहा था, 1/2 MnVRMS का स्क्वायर। तो 1 मोल की जब आप बात कर रहे हो तो Mn क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, Mn कितना हो जाएगा, N है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और M क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। हाँ जी, आपने पूछा नहीं मुझसे, M क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम 1 मोल की जब आप बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 MVRMS का स्क्वायर, मोलर मास। दिस इज इक्वल टू 3/2 RT एक्चुअली। क्लियर हुई बात सबको? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल बताओ, बस कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं इसको कैसे लिख रही हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो जब मैं 1 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो 1/2 MnVRMS का होल स्क्वायर, n की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 MVRMS का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बताइए जरा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, उसका आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3/2 RT। 1 मॉलिक्यूल का निकालना हो तो डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और उसको बोलते क्या है हम लोग, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3/2 RT बाय में Na। और R/Na क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 3/2 kBt। समझ में आ गई बात सबको? यस मैम। ठीक है, ये दोनों में जो स्टार में लिख रही हूँ ना, दिमाग में छाप लो, इन दोनों को पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। ऑलराइट, और एक आपको जो मेजर है ये वाला। ठीक है, तो अभी देखते हैं इनके एक दो और भी नाम है क्या, जो आपके पास 1 मोल वाला लिखा है आपकी बुक्स में, मीन या एवरेज कुछ भी हो सकता है, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। किसका पूछ रही हूं मैं, 1 मोल की बात कर लेते हैं। 1 मोल कितना आ जाएगा, वही सेम चीज जो आप लोगों ने निकाली है, 3/2 RT। यहां पर एवरेज शब्द क्यों आया, क्योंकि आपके पास यहाँ VRMS स्पीड है, इसका स्क्वायर ले रहे हो ना, सिंपली वी स्क्वायर नहीं है, सभी का स्क्वायर करके डिवाइड बाय एन और उसका स्क्वायर रूट, ऐसे आपके पास जो यहाँ पे स्पीड आई एक एक्सप्रेशन में आपके पास हाफ MV²। ठीक है, तो यहाँ पे जो है VRMS है, तो ये आपके पास एवरेज निकल रही है पूरी गैस के लिए। और दूसरा चीज ट्रांसलेशन क्यों आया, ट्रांसलेशन देखो, एक जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो आपके पास ट्रांसलेट भी कर सकता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, रोटेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है। हम लोग जो यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कौन सी, ट्रांसलेशन वाली जो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? क्योंकि रोटेशन वाली तो हम लोग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि क्या है कि ये जो है हमने मॉलिक्यूल्स क्या माने हैं, पॉइंट साइज है, तो पॉइंट साइज का डायमेंशन बहुत छोटा, उनका वॉल्यूम बहुत छोटा हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से टर्म आता है ½ I⍵²। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी वजह से कौन सा टर्म आता है, ½ I⍵², और I होता है mr², R होता है इस एक्सिस से डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जब चैप्टर किया था रोटेशन वाला, उसमें किया होगा आपने, I कैसे निकालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये इतने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी अजम्पशन भी ये है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसके वॉल्यूम को, तो ये जो टर्म है ये बहुत ही छोटी होती है तो हम लेते नहीं है।
तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। और वाइब्रेशन वाली जो होती है वो आती है हाइयर टेम्परेचर पे, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तब हम बात करते हैं उसकी। तो यहाँ पर सिर्फ है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कह लो, या एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल, क्या हो जाएगा 3/2 kT। आगे बात समझ में सबको Yes, क्लियर ma'am. है? ठीक है। अभी इसके बाद थोड़ा सा हम लोग डेंसिटी की फॉर्म में भी देख लेते हैं क्या क्या एक्सप्रेशन बनते हैं। देखो पीवी है आपके पास 1/3 mn(V(R)m(s)²। ठीक है, तो mn तो मान लीजिए आपके पास क्या है, टोटल जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनको m से मल्टीप्लाई करो तो टोटल मास ही आ रहा है बेसिकली आपका। तो मान लीजिए कोई भी मास आया आपके पास, और इस वॉल्यूम को आप यहाँ ले जाओ इसके नीचे, तो प्रेशर क्या हो गया बेटा 1/3 ρV(R)m(s)²। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, राइट? समझ में आई बात? ऐसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी का भी लिख सकते हैं, वो होता है 1/2 mn(V(R)m(s)²। ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो भी गैस है उसका मास हो जाएगा। और यहाँ पर देखो वॉल्यूम नहीं है, तो डेंसिटी का एक्सप्रेशन कैसे लाऊं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट कर लो, क्या गड़बड़ है बताओ, V(R)m(s) का होल स्क्वायर। अभी इस वॉल्यूम को मैं इस काइनेटिक एनर्जी के नीचे ले जाऊंगी, तो काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम ये हो गया 1/2 ρV(R)m(s) का होल स्क्वायर। ये बेटा हो जाता है कैपिटल ई, इसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल ई काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2 ρV(R)m(s)²। अभी देखो इसको और इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो मैं यही इसके नीचे डिवीजन के लिए लिख रही हूँ ई, और यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या 1/2 ρV(R)m(s) का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो P बाई क्या आ गया 2/3। ई कितना हो जाएगा, या P कितना, P निकाल लो एक तरफ, प्रेशर कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ ई। आई बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। देखो ये चीज हमारी डायरेक्ट यहां से भी निकल रही थी, कहां से, यहां से। इस वॉल्यूम को काइनेटिक एनर्जी के नीचे ले जाओ, तो ये कैपिटल हो गया, कैपिटल ई इज इक्वल टू 3/2 पी। पी कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप अगर मेजर मेजर आपको चीजें पता है ना, ये मेजर एक्सप्रेशंस पता है, तो आप सारे निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। देखो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस तो हमने देख लिया, ठीक है, जहां V(R)m(s) स्पीड की हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट। और मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, इनके सबके जो है फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद रखते हैं। एक याद रह जाएगा, बाकी सारे निकाल सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे निकालना है। मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये देखते हैं। ये थोड़े नए टॉपिक होंगे आप लोगों के लिए। और स्पेसिफिक हीट वैसे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ से हमको कनेक्ट करना है, ऑलराइट। तो ये आज हम लोग कर रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एज, अभी हमने निकाला क्या, हाफ एम V(R)m(s) का होल स्क्वायर फॉर 1 मॉलिक्यूल 3/2 kBt होता है। हाँ जी 3/2 kBt होता है, ऑलराइट। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो आपके पास एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो काइनेटिक ये एक पॉस्टुलेट था कि एक आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो किसी तरह की है नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के। तो ये चीज हमारी प्रूव भी होगी, एक्सप्रेशन निकाला है हम लोगों ने। और जहां पर केबी की वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये नहीं आएगा। क्लियर है सबको? तो R इक्वल्स टू सॉरी R/Na इक्वल्स टू K होता है, ये भी एक एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। अच्छा बता दो फटाफट इसका आंसर। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू व्हाट, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, मैम डिक्रीज ए इन होगा। प्रेशर। यस, अभी हमने किया है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यस, चलिए ये बताइए चलो
At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere? पूछ क्या रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड को किया जाए और कितना टेम्परेचर लगेगा उस स्पीड को अटेन करने के लिए कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए। ये एक यूनिट करी थी आप लोगों ने, जिसमें आप लोगों ने किया था एस्केप वेलोसिटी, कि अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को ओवरकम करते हुए एक ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाए तो कितनी मिनिमम स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को फेंका जाए। बताइए, याद है किसी को? एस्केप स्पीड यस मैम। क्या होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11,200 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड होनी चाहिए इस मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे होगी ये बताना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के। आपको पता है गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/2 kBT। जो आपको स्पीड रखनी है वो ये रखनी पड़ेगी, और ये रखेंगे तो कितना टेम्परेचर निकलेगा ये सवाल है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा? हाँ जी, मास इंटू में वी आर एम एस, यानी वी एस के पी रख लो इसको, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 3 kb। सॉल्व कीजिएगा, बस पुट करना बाकी रह गया है। किसी का निकला है तो बताओ, निकला किसी का आंसर? इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मास आपको गिवन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको गिवन है, और एस्केप स्पीड आपको रखनी कितनी है वो पता ही है आपको। ठीक है, तो वैसे बता देती हूँ, मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर रहेगा मैम ऐसा बी है क्या? यस। बाकिया, बाकिया ने नो बताया मैम, खुशी। मैम खुशी। खुशी आ गए आप क्लास में, लेट आए बेटा? यस मैम, 15 मिनट्स लेट हो गए थे आज थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं रूट मीन स्पीड की। जिसका भी नहीं निकला है एक बार वहीं पे छोड़ो उसको, आप घर पे ट्राई करके देखना उसको। ठीक है, तो रूट मीन स्पीड पे आ जाओ अभी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये ऑब्जर्व होता है कि रूट मीन स्पीड के कुछ यही एक्सप्रेशन आते हैं। तो हम लोग एक मेजर एक्सप्रेशन निकालेंगे, उससे दोनों निकाल देंगे। अभी बता, मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना था? फटाफट बताइए कितना आया था? हाफ एम वी आर एम स्क्वायर। 3/2 RT आया था बेटा। यस, वो आप जो लिख रहे हो वो इसको लिखेंगे, हाफ कैपिटल एम यानी इसका मोलर मास इंटू में वी आर एम एस का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/2 RT। सही बोला आपने, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 3/2 RT। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, वी आर एम एस आपको निकालना है, कितना हो जाएगा? 3 RT/m का अंडर रूट। आई बात समझ में? आ गया एक्सप्रेशन ये वाला? अभी इससे आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो। कैसे जाओगे? देखो, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। 1 मोल की हम बात करें तो पीवी इज इक्वल टू आरटी हो गया। तो देखो, आरटी की जगह पीवी पुट कर दो, यहाँ पे आपको क्या पुट करना है? पीवी। तो 3 PV/m। इस वॉल्यूम को अगर इस मास के नीचे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी अंडर यस रूट मैम। P/ρ। तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी m को अगर मैं बदल दूं, m की वैल्यू अगर मैं लिख दूं, मोलर मास क्या है एक्चुअली में? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही चीज होएगी ना। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर रही हूँ इसको, ये देखो यहाँ पुट करके दिखा रही हूँ, अंडर रूट 3 RT में कितना आ जाएगा? स्मॉल m इंटू में Na। और R/Na मैं आपको बता रही थी, आपको याद रखना है क्या होता है? K। तो 3 kT में स्मॉल m, या स्मॉल m मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, कैपिटल M मास ऑफ 1 मोल है, डेंसिटी ऑफ गैस रो है, P प्रेशर ऑफ गैस है, T टेम्परेचर ऑफ गैस है, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यहाँ से भी आप देख सकते हो वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल है, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। होगा या नहीं होगा? चलो ये बताओ मुझे।
प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? आप सोच रहे हो कि मैम ने पूछा है तो कुछ गड़बड़ी है। नहीं होगा बेटा, मतलब हम बता नहीं सकते क्योंकि प्रेशर अगर हम चेंज करते हैं तो डेंसिटी बदल जाता है, तो यहाँ से हम लोग अच्छे से चीजें नहीं बता पाएंगे। लेकिन टेम्परेचर का हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वीआरएमएस बढ़ जाएगा। ऑल राइट। आर देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एम मोलर मास, स्मॉल एम मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। वी एवरेज क्या होता है? एवरेज किसी भी चीज का आप कैसे निकालते हो? सबका सम डिवाइड बाय में टोटल नंबर हो गया। तो यहाँ पर V1 V2 V3 अप टू Vn अगर स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स की, तो वी एवरेज क्या होगा? V1 प्लस V2 अप टू Vn डिवाइडेड बाय में n। सिंपल। लेकिन इतना सिंपल है नहीं अपने लिए। आगे ये क्या करेंगे, इस एवरेज स्पीड का भी एक एक्सप्रेशन निकाल देंगे, आर टी एम रो इनके फॉर्म में। ठीक है। तो वी एवरेज का बेटा ये मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ रहता है जिसके अंदर पूरा डेरिवेशन होता है, तो ये वैल्यू आती है। ठीक है। तो यहाँ पे √8 RT/πm, √8 P/π ρ, √8 kBT/πm। तो आप यहाँ देखोगे कुछ चीजें सेम है, जैसे कि ये पीछे वाले एक्सप्रेशन में आप देखो ये चीजें सेम है या नहीं है? राइट। जो फैक्टर बदल गया वो क्या आ गया? 8/√8 तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। और जैसे वहां चेंज किया था, जैसे आरटी को मैं पीवी पुट कर दूं, कैपिटल एम को मैं स्मॉल एम इंटू में केबी पुट कर दूं, तो मेरे पास तीनों एक्सप्रेशन जो है मैं ले सकती हूँ, चीजें इधर उधर रीशफलिंग करके। समझ में आ गया सबको? बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो ये आपके पास है वी एवरेज। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका एक मैंने पोस्टुलेट्स में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये स्पीड, तो एक किसी टी टेम्परेचर पे कुछ ऐसा कर्व आ रहा है टी पे। तो ये क्या दिखा रहा था कि इतने मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है। तो ये वाली स्पीड को मैं क्या बोलूंगी? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इट इज स्पीड possessed by maximum number of gas molecules in a given gas। ये एक टी टेम्परेचर पे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यस आपके पास स्पीड बढ़ जाएगी, आपके पास कुछ ऐसा कर्व आ जाएगा हायर टेम्परेचर पे। ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, T2 ग्रेटर देन T1 है। ठीक है। आपका स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस हायर स्पीड वो थोड़ा डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू √2p/ρ, दिस इज इक्वल टू √2 RT/M, दिस इज इक्वल टू √2 kBT/m। तो यहाँ भी आप देखो कि कुछ चीजें सेम है, सिर्फ एक फैक्टर चेंज हो गया 2 का। यहाँ √2 है, एवरेज में √8/π था, और रूट मीन स्पीड में क्या था? √3। क्लियर हो गया सबको? देखिए अभी इनके बीच में एक एक्सप्रेशन जो आ रहा है, रिलेशन जो आ रहा है, अगर आप तीनों का रेशियो लेते हैं तो देखो एक आई थी आपके पास √3 RT/में m, एक आई √8 RT/πm, और एक आपके पास आई √2 RT/में m। तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो बाकी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बची क्या? √2 √8/π √3। सवाल हो सकता है कि इनमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो उसके लिए ट्रिक है क्या? राउंड। ठीक है। जिस जो आर से है वो क्या है? रूट मीन स्पीड, तो रूट मीन स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है। और एवरेज वाली उसके बाद, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम रहेगी। आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। √2 √8/π √3 को पॉइंट्स में लिखिए, आपको पता लग जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। ठीक। ओके चलिए ये बताओ फिर निकाल के फटाफट। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप ए बी सी विद मासेस एम ए ग्रेटर देन एम बी ग्रेटर देन एम सी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है। रैंक द 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो आप सीधा सीधा वी एवरेज देख लो, वी एवरेज जिसकी ज्यादा उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसकी वी एवरेज कम उसकी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम। तो मुझे बताओ क्या होगा फिर?
वी एवरेज। देखो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो आप स्मॉल मास ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही देख लो। वी एवरेज का एक्सप्रेशन 8 kBt बाय में स्मॉल एम, यही था। तो देखो इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो फटाफट बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसको देख के। MC होगा। क्या होगा? C। यस, जिसका मास सबसे छोटा उसका एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सी वाला सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़े वाला जो है उसका सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर सैंपल ऑफ ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस at 300 Kelvin. The ratio of root mean square velocity to the average velocity of a gas molecule would be. बताइए फटाफट क्या आंसर होगा, 1 मिनट आप लोगों के पास। मोहम्मद सुहेल आ चुके हैं आप क्लास में? मैम C। यस, सी इज द राइट आंसर। किसने बताया? फाकिया। वेरी गुड। सिंपली आपको दो जो है एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। कौन कौन सा है? रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू द एवरेज। रूट मीन आपके पास पता है क्या है, आरएमएस कितनी थी? √3RT बाय में एम, और डिवाइड करना है इसको किससे? वी एवरेज से। दिस इज इक्वल टू √8RT बाय में पाई एम। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा? √3π/8। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। दीपक, वंदना, खुशी, खुशी बेटा ठीक है? यस मैम। ऑलराइट, चलिए मीन फ्री पाथ की बात कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन भी कर लिया था, दोबारा से देख लेते हैं। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये गैस का, और ये डिफरेंट डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मान लीजिए बाकी सारे रेस्ट पे हैं, और ये आके इसको टकराता है, फिर ये इधर आके इसको टकरा रहा है, फिर इधर आके टकरा रहा है, ये इधर आया, फिर ये इधर चला गया, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 एंड सो ऑन। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है इनको फ्री पाथ बोल रहे हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स है, ठीक है। तो लैम्डा एम निकालते हैं हम लोग, यानी कि मीन फ्री पाथ क्या होगा इन सभी का सम अप टू लैम्डा एम, एम लगा लो, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ कोलिजन्स जितने भी हो रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? तो ये बेसिकली क्या है कि मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन रहता है, तो उसका जो मेजर एक्सप्रेशन आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लैम्डा क्या होता है? 1/√2π(NV)d², और इसका एक और फॉर्म होता है, ये भी निकाल के देखते हैं। तो यहां जब इसका डेरिवेशन होता है तो दो मेजर अजम्पशन रहती है। पहला तो ये कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है, उनका डायमीटर सेम है। दूसरा ये रहता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे रेस्ट पे हैं और एक मूव कर रहा है। फिर उसका जो मोशन हम लोग अगर कंसिडर करें, अगर सारे मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं उस डेरिवेशन के बाद अगर कंसिडर करें, तो एक फैक्टर आता है √2 का, ठीक है। पहले पूरा डिराइव होता है उनको रेस्ट पे मान के, फिर कैलकुलेशन वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक फैक्टर आता है जब हम रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो √2 का एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनवी क्या है? एनवी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और डी क्या है? डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। इससे ये कैसे आएगा? मैच भी चल रहा है साथ साथ, अच्छा बढ़िया है। देखिए डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। और अभी इसको हम लोग ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो पीवी इक्वल्स टू NRT होता है, तो N/V क्या होगा? P/RT। और N है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं?
एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं दोनों तरफ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na, तो n मोल्स में कितने होंगे, n इंटू में Na, तो ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिकली NV ही तो आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाय में √2 पाई, NV की जगह क्या आ जाएगा, P इंटू में Na, ऊपर चला जाएगा RT, और इधर क्या बच गया, D²। आ गया एक्सप्रेशन समझ में सबको? यस मैम आ गया। तो क्वेश्चन जो बनते हैं ना नीट में, वो इस फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं कि किस किस चीज पे ये डिपेंड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो एनवी के ऊपर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप यूनिट वॉल्यूम में बढ़ा रहे हो तो यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि कोलिजन जल्दी जल्दी आपके पास जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो डिक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? एक आपके पास है, मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए ये है, इसमें आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 हो गए, तो लैम्डा बेटा किस में ज्यादा रहेगा? ऐसे कर लो, बहुत सारे अगर बढ़ा रहे हो आप मैम तो पहले सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, तो लैम्डा डिक्रीज हो गया। और डायामीटर के साथ भी यही सीन है, अगर आप बड़े मॉलिक्यूल्स कर दोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर आपसे मैं पूछूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, प्रोवाइडेड एक कंडीशन लगेगी, एट कांस्टेंट प्रेशर। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है। तो जब पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो कंडीशन लगेगी प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर के साथ बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, घटेगा, लेकिन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, और अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो आपको पता है T/P इज सम कांस्टेंट। आप देख सकते हो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, ठीक है। तो P/T या T/P कुछ भी कर लो आप, यहाँ पे देख लो T/P अगर हमारे फॉर्मूले में, तो T/P वॉल्यूम कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दिया तो लैम्डा में कोई चेंज नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन आए हैं, समझ में आई बात? तो पता होना चाहिए कि प्रेशर कांस्टेंट, यस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, यस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो T/P कांस्टेंट रहता है, तो लैम्डा में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये बात सबको? कंडीशन समझ में आ गई सभी को? यस मैम। यस मैम। यस। तो अभी ये क्वेश्चन बताइए, चले कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस हैविंग मॉलिक्यूलर डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम एंड 2 एंगस्ट्रॉम। द गैसेस में बी कंसिडर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये तीनों तो सेम है। रेशियो निकालनी है आपको किसकी, λ1/λ2। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या है लैम्डा का, RT/, में √2 पाई NAP/d²। तो बेसिकली बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, RT, √2 पाई NP एंड कैपिटल P, सब कुछ कांस्टेंट बता रखा है इन्होंने। तो यानी लैम्डा डिपेंड कर रहा है गैसेस का किस पे, सिर्फ और सिर्फ डायामीटर पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यानी λ1 में λ2, दिस इज इक्वल टू D2² में D1² लिख सकती हूँ, यानी बताइए मैम। बेटा। D2 आपको गिवन है कितना, 2? मैम ऑप्शन बी हो जाएगा। यस। यस मैम। अरे याद रखिए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ था नीट में डायरेक्ट कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंगल आपके पास D के या D² के, D3 के या D4 के। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो ये बताओ, ये देखो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक आइडियल गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज स्लोली हीटेड। क्लोज कंटेनर का मतलब क्या हो गया कि उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, या मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। बताइए क्या आंसर होगा। मैम सी। बी। बी, मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। कैसे बता रहे हो बेटा आप ये चीज? मैम सी होगा। रीजन भी देखो। मैम ए। ए तो बिल्कुल नहीं होगा,
सी, यस सी जो भी बता रहे हैं, वेरी गुड। द मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज, अभी बात करी हम लोगों ने, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टी बाय पी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसमें उस केस में तो आपके पास लैम्डा बदलेगा ही नहीं, ठीक है। द मीन कोलिजन टाइम रिमेन्स अनचेंज, ये भी नहीं होगा। बी, बी क्यों, आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब वो, अगर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इससे टकराता है, ठीक है, लैम्डा तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो इसके बीच में टाइम लग रहा है वो कम हो जाएगा, राइट। तो मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। क्लियर होगी ये चीज सबको? हाँ जी, एमडी सुहेल बोलो बेटा। मैम अब क्लियर है। ओके, ठीक है, चले आगे फिर। देखो अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सिंपली अगर आप बताओ तो आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हैं एक डायनामिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सको आप, जिससे जिसकी आप पोजीशन बता सको, ठीक है। एक सिस्टम के सारे जो पोजीशन आप बता सको, कितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में बता सकते हो, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में मूव कर सकता है। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ एनर्जी आ रही है, ठीक है, कि एक टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स in which a system can possess energy is called the degree of freedom। समझ में आई बात? क्लियर हुई है सब चीज को, सब जो मैंने बताया अभी? देखो इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ढंग से। मान लीजिए इसमें आपके पास कोई भी गैस है, आपको पता है गैस के पास एक इंटरनल एनर्जी होती है, तो इंटरनल एनर्जी जो गैस की होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी हम लेते नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अब तीन तरीके की होती है। पहली ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, सेकंड रोटेशनल, और थर्ड वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल की मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊंगी कि आपकी क्या चेंज आपको करना है, इसको अभी नहीं बात करते। ये आपके पास हाईयर टेम्परेचर पे होती है, जब आपके पास ग्रेटर देन 3000 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, और जब आपके पास 70 केल्विन से कम टेम्परेचर होता है तब तो आप इन दोनों को ही नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है काफी। तो ये वाला हाईयर, बहुत हाईयर टेम्परेचर पे रहता है, इसकी बाद में बात करते हैं। तो इनकी बात करते हैं सबसे पहले, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। तो हम लोग सबसे पहला टाइप ऑफ गैस ले लेते हैं, जैसे मोनोटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल गैस, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे सिंगल एटम की बात हो रही है, तो ये सिंगल एटम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है, इसको ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। तो कितने तरीकों से जा सकता है, जैसे आप ये एक्स एक्सिस में जा सकता है, ये वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। तो आपके पास 3 एनर्जी टर्म्स आ जाएंगी, कौन कौन सी? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो अगर सिंपली आप समझो तो ये समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी की, देखो हाँ ये चीज मुझे बताने रह गई है कि आपके पास जो ये, अब ये जो एनर्जी आएगी बेटा, ये वाली जो एनर्जी आएगी, इसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये आपके पास सारी जो टर्म्स है वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स है, कुछ ट्रांसलेशन की होंगी, कुछ रोटेशनल की होंगी। तो बेसिकली इन सबका सम क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस आ गया। आइडियल गैस के केस में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। वो हम देख रहे हैं कितनी टाइप, आपके पास कितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स है इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसलेशन की कुछ आएंगी, कुछ रोटेशन की आएंगी, तो सबका सम अगर आप करते हो तो वो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बन गई। तो यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस के केस में सिर्फ और सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स आ रही है काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में। रोटेशन वाली हम नहीं लेते, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि उनका एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो गया, उसकी वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल आती है, तो वो जो चीजें हम लोग ले ही नहीं रहे। समझ में आ गई ये बात? सबको क्लियर है? ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनर्जी आई है काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, यही आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। क्लियर हो गया? अभी ये जो टर्म्स का वैल्यू होएगा ना एक थर्मल इक्विलिब्रियम में, इन टर्म्स का जो वैल्यू होएगा वही नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिए कितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स आ रही हैं एनर्जी की।
नंबर ऑफ वेज इन विच सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी, तो यहाँ पे 3 वेज हो गई। ठीक है, अभी बात करते हैं डायटोमिक की। डायटोमिक, डायटोमिक के केस में वही 3 एक्सेस ले लो। तो मान लीजिए आपके पास O2 का मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में कर सकता है, जेड में कर सकता है, फिर ये रोटेट भी कर सकता है। यहाँ पे रोटेशन वाला फैक्टर आएगा। ये मान लीजिए ये वाला जो एक्सेस है, ये वाई वाला एक्सेस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स का इस एक्सेस से जो डिस्टेंस हो गया ये वाला, अभी ये इतना छोटा नहीं है कि बहुत छोटी वैल्यू देगा, यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसकी वजह से आ गया, एक तो वाई एक्सेस की वजह से आ गया, जेड एक्सेस के अबाउट भी ये रोटेट कर सकता है। जो नहीं आएगा वो आएगा एक्स एक्सेस वाला, क्योंकि इस एक्सेस के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा है तो जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम एक्सेस वो बहुत छोटा रहता है, तो एक्सट्रीमली छोटी वैल्यू आएगी। तो आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी टर्म्स आएंगी यहाँ पे? 5। कौन कौन सी? पहली आपके पास वही ट्रांसलेशन की हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी जेड स्क्वायर एंड प्लस में हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर, जब हम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, फिर प्लस में हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर, और एक जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं जिस एक्सिस के अबाउट वो रखा है। तो आपके पास टोटल 5 टर्म्स होगी। क्लियर होगी ये बात? ये 5 टर्म्स ही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी पोजेस करता है 5 तरीकों से। क्लियर होगी बात सबको? हाँ जी बेटा, यस मैम। यस मैम। पक्का समझ में आ रहा है या नहीं? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो मेरे से अभी। ठीक है, तो यहाँ डिग्री फ्रीडम हो गया 5। ऐसे ही हम लोग ट्राई एटॉमिक की बात कर लेते हैं। ट्राई एटॉमिक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक के केस में 2 केसेस बनते हैं। पहला लीनियर एंड दूसरा नॉन लीनियर। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग लीनियर की ही। लीनियर, तो लीनियर का केस तो ऐसे ही हो गया जैसे हमने O2 का लिया था, जैसे CO2 हो गया, तो ये आपके पास एक एक्सिस हो गया, एक ये एक्सिस हो गया और एक ये एक्सिस हो गया। तो ट्रांसलेट तो तीनों में कर सकती है, तो 3 टर्म्स तो वो वाली आ गई एनर्जी की। रोटेट अब ये, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट कर लेगा, जेड एक्सिस के अबाउट कर लेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट करेगा तो वही सेम रीजन कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस बहुत छोटा है, तो यहाँ पर आप ये चीज नहीं लोगे। तो 2 आएंगी आपके पास रोटेशन वाली और 3 आएंगी आपके पास वाइब्रेशन वाली। तो टोटल कितनी होगी बच्चों? 5। ठीक है, ये वाला केस मैंने लीनियर वाला डिस्कस किया है। अभी नॉन लीनियर वाला कैसे होएगा? एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक को पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हो, जिसमें 2 से ज्यादा है आपके पास मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो 3 ट्रांसलेशन तो रहेंगी ही रहेंगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम एक्स वाई जेड के लॉन्ग ट्रांसलेट कर सकता है, और रोटेशन वाली भी तीनों रहेंगी अब यहाँ पर। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6। देखो अभी अगर ये एक्सिस की बात करूं मैं, एक्स, तो ये वाला और ये वाला रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ रोटेट कर रहे हैं ये दोनों वाई एक्सिस के अबाउट, और ये अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये रोटेट कर रहे हैं दोनों किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। तो तीनों रहेंगे, टोटल 6 हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम वाइब्रेशन की अगर चीज कंसिडर करें, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, मान लो 3000 से ऊपर हो गया, तो जितने भी आपने निकाली है इनमें 2-2 ऐड कर देना। क्लियर हो गया? यस निखिल, आपने बिल्कुल सही बताई थी सारी चीजें। मोनोएटॉमिक 3, डायटोमिक 5, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक is 6 and 5 in case of linear. Or if they say that it is vibrating, so 2 degree of freedom will get added. क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, आप चार्ट से भी देख सकते हो, जैसे मोनोटॉमिक का एग्जांपल हो गया आर्गन नियॉन। ठीक है, डायटोमिक का हो गया आपके पास O2 Cl2, ट्राइएटॉमिक का CO2, और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का क्या हो जाएगा? H2O NH3 CH4। ठीक है बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चन आपके डायटोमिक तक ही रहेंगे अगर आते हैं तो। ठीक है भाई? यस मैम। यस मैम। खुशी बेटा, वंदना, फाकिया, यस मैम। ओके।
यस मैम। समझ में आया बेटा? यस मैम। ध्रुव, आयुष, निधि है कि सो गई है? निधि बोलती नहीं है क्लास में बिल्कुल भी। मेघा, ओके बेटा। चलिए आगे करते हैं, एक टॉपिक और करा देती हूँ आप लोगों को, इसी से कनेक्टेड है। अभी देखो यहाँ पर जो एनर्जी की हमने टर्म लिखे ना, ये काइनेटिक एनर्जी का ही है एक्सप्रेशन सारा। को तीन आपके पास ट्रांसलेशन है, इसमें ट्रांसलेशन 3 और 2 रोटेशन है। तो इसमें जितनी इंडिपेंडेंट ये टर्म्स है उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और आपको पता है यही काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल यही आपके पास इंटरनल एनर्जी है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अभी हम बात करते हैं इन एनर्जी की टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, वही आपके पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है? उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन in 1 cc of hydrogen gas at NTP। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। एनटीपी पे आपको पता है 22.4 लीटर्स में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एनटीपी का कंडीशन होता है। बस टीपी होता है ना। एनटीपी एसटीपी एक ही बात तो होती है बेटा, ठीक है? तो यार 22.4 लीटर्स में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। हम यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब में एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहता है, ठीक है? तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में अब आपको पता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक में कितना हो जाएगा? एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 बाय में 22400। इतने आपके पास क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स आ गए एक सेंटीमीटर क्यूब में। अभी पूछा क्या है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 cc ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अभी देखो हाइड्रोजन मोनोटॉमिक है डायटोमिक है? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन डायटोमिक है। मोनो। डायटोमिक बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन डायटोमिक होता है। तो डायटोमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? एक मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की डायटोमिक अगर मॉलिक्यूल है तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था? 5 आया था या नहीं आया था? 5। 5। तो ये एक मॉलिक्यूल का था। अभी आपको पता है कि कितने मॉलिक्यूल्स का आपको निकालना है? 1 cc में निकालना है। और 1 cc में हमने देख लिया इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने की आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने हैं। तो एक मॉलिक्यूल का अगर पता है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत? क्लियर होगी? हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? बताइए बताइए। मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो। देखो अभी जो हमने पीछे बात करी ना, वो हमने एक मॉलिक्यूल के लिए कितने कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो सारे निकाल लिए। कितना आया आपका आंसर? आपका आंसर आया है 18 पावर 18, ठीक है? अगर ठीक है बिल्कुल सही है, 1.3 इंटू 10⁻20 रहेगा, ठीक है बेटा निखिल? हाँ, तो मैंने आपको आपको क्या बता रही थी कि अभी हमने पीछे निकाला है कि एक मॉलिक्यूल की मोनोटॉमिक अगर केस ले रहे हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डायटोमिक अगर ले रहे हो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्राइटोमिक लीनियर ले रहे हो तो 5 डिग्री फ्रीडम है, ठीक है? तो यानी कि हम लोगों ने जो वहां बात करी है वो 1 मॉलिक्यूल के लिए बात करी है। इनका सवाल ये था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आएंगे वो निकालो, और फिर उसमें कितने नंबर ऑफ फ्रीडम रहेगा वो निकालो। तो सबसे पहले तो यही निकालना था ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो हमको पता है ये एनटीपी का इन्होंने कंडीशन दे दिया। इसमें हमको पता है कि 22.4 लीटर्स में 1 मोल होता है, और 1 मोल में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23। अभी मुझे पता चल गया 22,400 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स है। मुझे निकालना है सिर्फ और सिर्फ 1 cc में कितने मॉलिक्यूल्स है। वो निकल जाएगा डिवाइड करके,
और एक मॉलिक्यूल का मुझे पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो अब इतने मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर आगे करते हैं। एक टॉपिक रह गया है, भागिएगा नहीं। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। फटाफट कराने के चक्कर में ना मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो गई है। हाँ जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, नाम से समझ आ रहा होगा, एनर्जी को पार्ट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके बीच में? तो ये देखते हैं, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी associated with each molecule per degree of freedom, कितनी आती है? इज इक्वल टू 1/2 kBt। ये बेटा कैलकुलेशंस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, वो आपको नहीं करनी, ये आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है। यही लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है कि हर मॉलिक्यूल के साथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, हाफ केबीटी। अभी हर मॉलिक्यूल के साथ आपने देखा मोनोटॉमिक के केस में हर आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इन टर्म्स का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो हाफ केबीटी आएगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें डिवाइड हो रहा है वैल्यू, जितना एनर्जी है वो टोटल डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ मोनोटॉमिक का एक मॉलिक्यूल है, तो जो एनर्जी है वो 3 हिस्सों में बट गई। डायटोमिक के केस में 5 हिस्सों में बट गई, और उसकी वैल्यू क्या है? हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी एसोसिएटेड है? हाफ केबीटी। क्लियर होगी ये बात सबको? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ फर्स्ट बात कर लो मोनो एटॉमिक। ठीक है, आपको पता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स आई थी ना, तो तीनों से एसोसिएटेड एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ केबीटी। तो हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, और आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ केबीटी, तो कितना हो जाएगा? 3/2 केबीटी। अभी मेरे को बताओ वन मॉलिक्यूल का डायटोमिक के केस में क्या लिखूं बच्चों? 5/2 kBt। यस, 5/2 केबीटी। और ट्राइएटॉमिक लीनियर के केस में क्या हो जाएगा फॉर वन मॉलिक्यूल? 5/2 kBt। 5/2 केबीटी। तो बेसिकली मैं इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इंटरनल एनर्जी वन मॉलिक्यूल की हर बार कितनी आ रही है? F/2 केबीटी। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस मॉलिक्यूल का वो मल्टीप्लाई कर दो उससे। कुछ गलत किया मैंने इसमें? सही है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, Yes, ये तो ma'am. बात हुई एक मॉलिक्यूल की। अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया जिसमें उन्होंने पूछा कि 1 cc में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। तो एक मॉलिक्यूल की तो मुझे पता लग जाएगी कि एक मॉलिक्यूल जो भी आपके पास गैस है F से निकल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल की इतनी है, और जितने मॉलिक्यूल की पूछी हो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? 3/2 सॉरी F/2 n kBt। समझ में आई बात? तो एक याद रख लो, कितने की भी निकालनी हो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी, बताओ भाई, कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछो। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग किसकी? मोल की। इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल। आपको पता है कि वन मॉलिक्यूल की कितनी है, ये है, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो आप इसको सिंपली F/2 Na केबीटी कर लो। आपको पता है Na इंटू केबी क्या होता है? बताओ जरा फटाफट, क्या होता है Na इंटू केबी? R. यस, RT। यस, ये है निखिल आपका क्वेश्चन का जवाब। आर की फॉर्म में हम तब लिख रहे हैं जब हम मोल्स की बात कर रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हो गया 1 मोल के लिए। अगर मैं x नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, म्यू ऑफ x मोल्स,
या म्यू मोल्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा F/2 RT इंटू एक्स, जितने भी मोल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो 1 मोल की और 1 मोलिक्यूल की याद होनी चाहिए, बाकी आप सारे निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वाइब्रेशन की बात कह दे तो ++2 डिग्री फ्रीडम कर लेना। ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे भी गिवन होगा 5.6। आपने पढ़ी नहीं 5.6 तो 5 पढ़ी 6 पढ़ी, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के हिसाब पे। ठीक है, उसका कैलकुलेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो जो दे क्वेश्चन में वो पुट कर लेना। क्लियर हो गया सबको ये चीज? यस मैम। ठीक है, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ क्या है, तो उस केस में आपको ये चीज याद होनी चाहिए। जैसे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U दिस इज इक्वल टू F/2 R डेल्टा T, ये चीज होगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर x मोल्स है तो यहाँ पे x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चेंज आपको पता होना चाहिए क्या है। और याद रखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ आपने क्या लिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, क्लियर है बेटा? बोलो भाई। यस। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अब छोटा सा जो रह गया वो है स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। स्पेसिफिक हीट आप वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और अगर 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। और आपको पता है आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसकी काफी वैल्यूज हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी उसकी काफी वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि गैसेस के केस में प्रेशर टेम्परेचर इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो जो 2 मेजर स्पेसिफिक हीट रहती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो आपको पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है, याद है ये चीज? Yes. ठीक है, और आपको एक चीज पता है कि गामा इज इक्वल टू Cp/Cv होता है, याद है ये चीज? तो अभी हम यस लोग मैम। इस चैप्टर में क्या करेंगे, इसी वैल्यू को कनेक्ट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, यानी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का कितना Cp/Cv होगा। ठीक है, फिर उनका रेशो कितना होगा। ये वाला छोटा सा पार्ट रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो उसको करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो समझ में आया नहीं आया ये बताओ सबसे पहले। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, वैसे तो मैं माइक ऑन रखती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग मेरे से मेरे ऑफिशियल नंबर पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जैसे ही टाइम लगेगा मैं वहां देख के बताऊंगी, और मुझे लगेगा क्लास में डिस्कशन लायक है तो मैं वहां बता दूंगी। यस, बिल्कुल सही बात निखिल। हाँ, ये जो गामा की वैल्यूज आएंगी ना एफ की फॉर्म में, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।